Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kyathal. Today is 23rd May 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. For a client diagnosed with epistaxis, which intervention would be included in the care plan? अगर किसी पेशेंट को एपिस्टैक्सिस है तो इस सिचुएशन में उस पेशेंट के केयर प्लान में आप किस इंटरवेंशन को इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन ए, परफॉर्मिंग सेवरल एब्डोमिनल थ्रस्ट, आप इस पेशेंट को एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। ऑप्शन बी, कंप्रेसिंग द नेयर्स टू द सेप्टम फॉर 5 to 10 मिनट्स, आप इस पेशेंट के नेज़ल नेयर्स को 5 से 10 मिनट तक दबाएंगे। या फिर ऑप्शन सी, अप्लाई एन आइस कॉलर टू नेक एरिया, आप नेक वाले पार्ट में आइस कॉलर अप्लाई करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, एनकरेजिंग वार्म सेलाइन थ्रॉट गार्गल्स, आप इसे गर्म पानी से गरारे करने के लिए कहेंगे। The right answer is option B, compressing the nares to the septum for 5 to 10 minutes. सबसे पहली बात, एपिस्टैक्सिस शब्द का मतलब क्या होता है? एपिस्टैक्सिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन के नाक से खून आ रहा है, नक्सीर आ रही है, तो इसे हम एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। एपिस्टैक्सिस नेज़ल एरिया में मौजूद कैल्सल प्लेक्सिस या लिटिल्स एरिया में चोट लगने के कारण हो सकती है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है, या फिर टेम्परेचर हाई होने के कारण हो सकता है। कई रीज़न से एपिस्टैक्सिस या नोज़ ब्लीड आपको देखने को मिल सकती है। जब भी पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग हो रहा हो तो उस समय पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी है, यानी कि बिठाना है और फिर उसके हेड को आगे की तरफ झुकाकर उसकी नोज़ को कम से कम 5 से 10 मिनट तक पिंच करना है, दबाकर रखना है, ताकि ब्लीडिंग जो है रुक सके। इस सिचुएशन में आप चाहें तो पेशेंट के नेज़ल एरिया के अंदर आइस अप्लाई कर सकते हैं, नोज़ के ऊपर बाहर की तरफ आइस अप्लाई कर सकते हैं, ना कि नेक वाले एरिया पर। इस सिचुएशन में वार्म सेलाइन से थ्रॉट गार्गल करवाने का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, और एब्डोमिनल थ्रस्ट इस सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं मानी जाएगी। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इसे पूछा भी गया था। याद रखिएगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट को ही हम हेल्मिंच मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। जब भी किसी पेशेंट के अपर एयरवे में कोई चीज़ अटक जाए, यानी कि चॉकिंग हो जाए, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट एड के रूप में हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देकर इस ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को ओपन करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई छोटी चीज़, खिलौना या कोई सिक्का निगल लिया, अब वो उसकी ट्रेकिया के पास जाकर अटक गया है, जिससे उसे सांस नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को रेस्पिरेटरी रूट से बाहर निकालने के लिए जो फर्स्ट एड मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेल्मिंच मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। हेल्मिंच मैन्यूवर को परफॉर्म करने के लिए हम जिस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसके पीछे खड़े होकर उसे अपने दोनों हाथों से होल्ड करते हैं। अब हमारा हाथ जिसकी एक क्लोज्ड फिस्ट हो और दूसरा इसके बेस में सपोर्ट के लिए हो, इसे इस पेशेंट के डायफ्राम के जस्ट नीचे प्लेस करके अपसाइड और इनसाइड डायरेक्शन में प्रेशर को लगाते हैं। ऐसा करने से
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, उनके अंदर प्रेशर पड़ता है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, a client with left ventricular heart failure is taking digoxin 0.25 mg daily. What changes does nurse expect to find if this medication is therapeutically effective? Select all that may apply. किसी पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हुआ है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे डिगॉक्सिन यानी लेनॉक्सिन 0.25 mg डेली दी जा रही है। इस ड्रग के द्वारा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे वो आपको सभी सेलेक्ट करने हैं। डायूरेसिस, टैकीकार्डिया, डिक्रीज एडिमा, डिक्रीज्ड पल्स रेट, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। डिगॉक्सिन ड्रग के कारण कौन कौन से इफ़ेक्ट बॉडी में देखने को मिलेंगे ये सभी आपको बताने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 3 एंड 4। लेट्स सी द रैशनल। सबसे पहले डायूरेसिस देखने को मिलेगा। डिगॉक्सिन इंक्रीजेस किडनी परफ्यूजन विच रिजल्ट्स इन यूरिन फॉर्मेशन एंड डायूरेसिस। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। हार्ट जब ब्लड को सभी जरूरी ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पाता तो इस सिचुएशन को ही हम हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। और हार्ट फेलियर में जो ये डिगॉक्सिन मेडिसिन आप देते हैं, इस मेडिसिन के कारण हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन्स तक प्रॉपरली पहुंच सके। जब आपने पेशेंट को डिगॉक्सिन दी तो किडनीज तक ब्लड भी पहुंचने लगा पर्याप्त मात्रा में, और किडनीज तक जब ब्लड पहुंचेगा तो किडनी अपना फंक्शन यानी फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी और जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी डायूरेसिस कंडीशन देखने को मिलती है जब किसी पेशेंट को हम डिगॉक्सिन मेडिसिन देते हैं। ऑप्शन 2 टैकीकार्डिया, जो कि नहीं देखने को मिलेगा। आइए इसका रैशनल जान लेते हैं और आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। डिगॉक्सिन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीजेज द हार्ट रेट। गौर कीजिएगा, डिगॉक्सिन ड्रग देने के बाद पेशेंट में हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है, जितनी पावर से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा तेज फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना कि इस मेडिसिन के कारण हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ेगी। यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रेट यदि 70 है तो ये 70 ही रहेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो बढ़ जाएगी। पावर और फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है इस मेडिसिन में, और डिगॉक्सिन के कारण जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट का बढ़ता है उसे हम आइनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं, और जो हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है इसे हम क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। और प्रीवियस एग्ज़ाम में इन दोनों ही टर्म्स को पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस ड्रग के कारण बॉडी में मौजूद एडिमा कम होगी। द यूरिन आउटपुट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट एंड किडनी परफ्यूजन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन एडिमा। जब भी हमारी किडनी से यूरिन का प्रॉपर आउटपुट होने लगेगा,
हार्ट द्वारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई मेंटेन कर ली जाएगी तो पर्सन की बॉडी में जो एडिमा है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन था डिक्रीज पल्स रेट। हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है अभी। डिगॉक्सिन ड्रग जो है आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक एजेंट है, यानी ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को तो इंक्रीज करती है और जो हार्ट की रेट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उसे डिक्रीज करती है। इस कारण जो पल्स रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब किसी भी पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे नेक एरिया में मौजूद जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो जाती है, यानी जुगुलर वेन जो हैं फूली हुई दिखाई देती हैं गर्दन वाले हिस्से में, और ये राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर वाली कंडीशन से रिलेटेड है। जब भी पेशेंट को ये कंडीशन होती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायूरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आपने इस पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया और डिगॉक्सिन के कारण किडनी परफ्यूजन बढ़ा और पेशेंट में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इस इफेक्ट के कारण ऑटोमेटिकली जो जुगुलर वेन है वो उनका डिस्टेंशन कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। Hopefully this concept is clear now. Next question. A patient's physician orders nuclear cardiography and makes an appointment for thallium scan. The purpose of injecting a radioisotope into blood stream is to detect. किसी पेशेंट में थैलियम स्कैन होना है। इस प्रोसेस के दौरान इस पेशेंट में रेडियो आइसोटॉप को क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल टिश्यू। पेशेंट की बॉडी में नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यूज़ को अलग करने के लिए। या फिर ऑप्शन बी, डैमेज इन द एरिया ऑफ हार्ट। हार्ट के किस भाग में डैमेज हुआ है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। या फिर वेंट्रिकुलर फंक्शंस को असेस करने के लिए। या फिर मायोकार्डियल एरिया में किस जगह पर स्कार फॉर्मेशन हुआ है, किस जगह पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पेशेंट के ब्लड में रेडियो आइसोटॉप एडमिनिस्टर करके हम हार्ट के किस एरिया में स्कार फॉर्मेशन हुआ है और किस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इन दोनों ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछी गई टर्म न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी क्या है, इसे भी जान लेते हैं। Nuclear cardiology studies a non-invasive technique to assess myocardial blood flow, evaluate the pumping function of heart, as well as visualize the size and location of heart attack. न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी के द्वारा हम हार्ट के किस एरिया में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसा है और हार्ट अटैक के दौरान हार्ट का कितना एरिया डैमेज हुआ है और किस लोकेशन पर डैमेज हुआ है, इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिसमें स्टडी के दौरान किसी इक्विपमेंट को बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट क्या है, इसे भी जान लेते हैं। यूजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड एन इमेजिन मशीन टू क्रिएट पिक्चर शोइंग द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट के लिए हम एक छोटी सी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ट्रेसर के नाम से जानते हैं।
इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और फिर इमेजिंग मशीन के द्वारा पिक्चर्स ली जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट के किन हिस्सों तक ब्लड पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा। द टेस्ट measures blood flow while you are at rest and during activity, showing areas with poor blood flow or damage in your heart. इस न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट को पेशेंट में रेस्टिंग फेज और एक्टिविटी दोनों के दौरान ही चेक किया जाता है, देखा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम हार्ट के ब्लड फ्लो को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। थैलियम स्ट्रेस टेस्ट क्या है? थैलियम स्ट्रेस टेस्ट को हम न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें हार्ट के परफ्यूजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवोफ्लुरेन एनेस्थेटिक वेपोराइजर एजेंट केप्ट इन विच कलर कंटेनर? सेवोफ्लुरेन जो एनेस्थेटिक वेपोराइज़र है उसे हम किस कलर कंटेनर में रखते हैं? प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है। ब्लू कलर कंटेनर में, येलो में, पर्पल में या रेड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, येलो कलर। याद रखिएगा, सेवोफ्लुरेन जो है येलो कलर के कंटेनर में रखा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इम्पॉर्टेंट एनेस्थेटिक वेपोराइज़र एजेंट हैं जिनकी कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहला तो हमने आपको बता दिया सेवोफ्लुरेन जो कि येलो कलर कंटेनर में रखा जाता है। इसके बाद आता है आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन इसे आप याद रखिएगा पर्पल कलर के कंटेनर में रखा जाता है। और नेक्स्ट आता है हैलोथेन। इसे हम रेड कलर कंटेनर में रखते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। Next question. The physician has ordered an injection of Rogam for the postpartum client whose blood type A negative but whose baby is O positive. To provide postpartum prophylaxis, Rogam should be administered. किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद रोगम जो मेडिसिन है इसे कितने समय के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन ए, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर, डिलीवरी के बाद 1 वीक के अंदर, डिलीवरी के बाद 2 वीक्स के अंदर या फिर डिलीवरी के बाद 1 महीने के अंदर। The right answer is option A, within 72 hours of delivery. देखिएगा RH-O इम्यून ग्लोब्यूलिन एक वह मेडिसिन है जो कि किसी पेशेंट के अंदर RH-D आइसो इम्यूनाइजेशन कंडीशन को डेवलप होने से बचाती है। मान लीजिए किसी वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो A नेगेटिव है और उसमें होने वाले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव है, तो इस मदर के जो एंटीबॉडीज़ हैं बच्चे तक पहुंचेंगे प्लेसेंटा को क्रॉस करके और वहां मौजूद इस पॉजिटिव सब्सटेंस को एक फॉरेन बॉडी मानकर इस पर अटैक कर देंगे। एंटीबॉडीज़ द्वारा किए गए इस अटैक के कारण बच्चे की ब्लड सेल्स टूटने लगेंगी, क्लम्प फॉर्मेशन होने लगेगा और बच्चे की डेथ तक हो सकती है। बच्चे में हो रहे इस इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशन को रोकने के लिए हम इस रोगम को इंजेक्ट करते हैं।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इसे प्रेगनेंसी के दौरान एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि बिल्कुल सही है ये, हम इसे 28 से 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर इसे एडमिनिस्टर करने पर इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डोज की बात की जाए तो रोगम की डोज 300 mcg या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट होता है। किस रूट से इसे एडमिनिस्टर करते हैं, ये मेडिसिनल वाइल पर अवेलेबल रहता है। मोस्टली आईवी आईएम दोनों ही रूट अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब भी आप इसे यूज़ करें मेडिसिन का लेवल ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस इज, अर्थराइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फॉर्म कौन सी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस? The correct answer is option A, it is osteoarthritis. आर्थराइटिस क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी के किसी एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन का होना, जिसके कारण उन्हें सीवियर जॉइंट पेन होता है और जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, आर्थराइटिस कहलाती है। इस स्टिफनेस या जकड़न के कारण उस पर्टिकुलर बॉडी के जॉइंट से मूवमेंट कर पाना इन पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, और इसे हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ या फिर वियर एंड टियर आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विथ अ ग्रुप ऑफ मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट? जब आप मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट की केयर कर रहे हों तो इस एज ग्रुप के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर आप किस चीज़ को रखेंगे? मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट की एज ग्रुप की बात की जाए तो लगभग 40 से 60 ईयर्स के लोगों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन 1, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। ऑप्शन 2, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन 3, एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल। ऑप्शन 4, डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बात को डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी के अंदर HDL और LDL नाम के दो लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जिनकी मात्रा यदि हमारी बॉडी में बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट की जो हेल्थ है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि HDL का निर्माण एक्सरसाइज आदि के बाद होता है। सो ऑप्शन 4 ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे लिए पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के लोगों के लिए इस चीज़ को करेक्ट करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली बाय 1 year of age द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट शुड इंक्रीज बाय। जन्म के समय बच्चे का जितना वजन था 1 साल की उम्र होने पर वो उस वजन का कुल कितना गुना हो जाएगा? प्रीवियस एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 15 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज़ 3 टाइम्स। दो चीज़ें याद रखनी है आपको। मान लीजिए कि बच्चे का जन्म के समय वजन था x, तो ये दुगना कब होगा यानी 2x कब होगा, तो आप बताएंगे 5 मंथ्स पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये 3 गुना कब होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप बताएंगे 1 ईयर पर या 12 मंथ्स पर। ये दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with a long history of asthma is scheduled for surgery. What information should be included in pre-operative teaching? किसी पेशेंट को लंबे समय से अस्थमा है और अब उसकी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव टीचिंग में आप इस पेशेंट को कौन सा नॉलेज या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे जो कि सही होगी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, देयर इज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद। या फिर ऑप्शन 2, रिलैक्सेशन टेक्निक लिमिट द सीवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक। अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप में अस्थमा अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। ऑप्शन 3, कफिंग फोर्सिबली मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीजेज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर। आपको ऑपरेशन के बाद तेज़ी से खांसना नहीं है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से खांसेंगे, कफिंग करेंगे, तो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर लोकल एनेस्थीसिया इज़ प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज़ फीवर साइड इफ़ेक्ट्स दैन जनरल एनेस्थीसिया। आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ना कि जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया में कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं एज़ कंपेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। इन चारों में से कौन सा पॉइंट आप इस पेशेंट को सर्जरी से पहले बताना चाहेंगे? नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। क्या है ऑप्शन 1? देयर इज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अस्थमैटिक पेशेंट में सर्जरी के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। हाइपर सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट वार्म मॉइस्ट मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जरी के बाद इस पेशेंट में जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यूकस जहाँ ज़्यादा सिक्रीट होता है उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन और वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी फाइंडिंग्स के कारण पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिमेनिंग ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक लिमिट द सीवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक, जो कि सही नहीं है। अस्थमा इज़ नॉट अ डिजीज़ दैट इज़ वॉलेंटरली कंट्रोल। देखिए अस्थमा में एक्चुअली होता क्या है, जब पेशेंट जिसे अस्थमा है वो किसी एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, उसकी जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का सिक्रीशन करने लगती हैं, जिससे उसका जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है। मान लीजिए ये पेशेंट का एयरवे है नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे ही वो किसी एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होने लगेगा और इस म्यूकस के एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण उसका जो एयरवे है नैरो हो जाएगा और इस नैरो एयरवे के कारण उसमें सांस लेने की जो क्षमता है कम हो जाएगी, गैस कम से कम अंदर जा पाएगी और उसे प्रॉब्लम होगी, डिस्कम्फर्ट होगा।
अस्थमैटिक डिजीज कभी भी आप वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन 3, उसमें कहा गया था कि अगर आप तेजी से कफ करते हैं तो इससे आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए आपको फोर्सफुली कफिंग नहीं करना है, जो कि गलत है। कफिंग मस्ट बी एनकरेज टू इट प्रिवेंट्स रिटेंशन ऑफ म्यूकस विच इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्सेसिव सिक्रेशंस ऑल्सो लिमिट गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर हमें पेशेंट को खांसी करने के लिए, कफिंग करने के लिए एनकरेज करना है, उसे कहना है कि आप कफिंग करिए। कफिंग करने से जो एक्सेसिव म्यूकस है गले में या लंग्स के अंदर, वो बाहर आ जाएगा, और म्यूकस अगर अंदर नहीं होगा तो इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे जो रेस्पिरेशन वे है उसके अंदर म्यूकस ज़्यादा मात्रा में रुका रहेगा तो गैसियस एक्सचेंज की संभावना भी कम हो जाएगी, गैस को इन आउट होने के लिए स्पेस कम मिलेगा और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो कफिंग तो पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, हम इसे एनकरेज करेंगे ना कि डिस्करेज। इसके बाद हमने फोर्थ ऑप्शन में ये कहा था कि हम लोकल एनेस्थीसिया को इस्तेमाल करेंगे जनरल एनेस्थीसिया की तुलना में, क्योंकि इससे कम साइड इफ़ेक्ट होंगे। ऐसा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कौन सा एनेस्थीसिया टाइप इस्तेमाल करना है, कौन सा बेस्ट है इस सर्जरी के लिए, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, पेशेंट नहीं कर सकता। ये रिकमेंडेशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं ओटी के अंदर, वो ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थायराइड हार्मोन्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ। थायराइड हार्मोन सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, किस चीज़ का रेगुलेशन करते हैं? मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, या इनमें से कोई भी नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटाबॉलिज्म। हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है और ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक एरिया में मौजूद रहती है। इस ग्लैंड के द्वारा टोटल 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि हैं T3, जिसे आप ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। फिर आता है T4, जिसे आप थायरॉक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। और लास्ट आता है कैल्सिटोनिन। ये तीनों ही हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, और इसमें मेनली जो T3 T4 हैं वो बॉडी की BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। किसी पेशेंट को डिजीज़ हो जाता है और डिजीज़ होने के दौरान किस लेवल पर या किस स्टेज पर आप उसे टर्शरी प्रिवेंशन देते हैं? प्री पैथोजेनेसिस फेज पर, पैथोजेनेसिस फेज पर, प्रोड्रोमल फेज पर, या टर्मिनल फेज पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टर्मिनल फेज पर। किसी भी डिजीज़ के टर्मिनल फेज़ का मतलब है कि वो डिज़ीज़ अब पेशेंट में लगभग ठीक हो चुका है, अब पेशेंट हेल्दी है। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आपको यदि याद होगा तो 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक होता है रिहैबिलिटेशन और दूसरा होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। पेशेंट अब डिज़ीज़ से पूरी तरह ठीक हो चुका है तो हम उसे डिज़ीज़ से पहले वाली फंक्शनल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, यानी उसे रिहैबिलिटेशन दिलवाया जाता है।
पेशेंट में इस डिजीज़ के कारण और ज़्यादा कोई डिसेबिलिटी ना हो, इस चीज़ को लिमिट किया जाता है, जो कि ये दोनों ही चीज़ें टर्सरी प्रिवेंशन के तहत आती हैं। होपफुली अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सा इंटरवेंशन किया जाता है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में टोटल 4 प्रकार की लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर इंटरवेंशन की यदि बात की जाए तो इसमें हम पेशेंट को इंडिविजुअल एजुकेशन देते हैं या फिर किसी पूरे गांव को या लोगों के एक समूह को एक साथ एजुकेट करते हैं, जिसे मास एजुकेशन कहा जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर फिर हम इंटरवेंशन के रूप में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप इम्यूनाइजेशन आदि को इंक्लूड कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और फिर फाइनली आता है जिसे हमने डिस्कस किया, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हमने डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन को इंक्लूड किया था। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए हम कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? नी चेस्ट, ट्रेंडलबर्ग, लिथोटॉमी या प्रॉन? The right answer is option C. It is lithotomy position. लिथोटॉमी पोजीशन में वुमेन को सुपाइन पोजीशन देकर उसके लेग एरिया को फ्लेक्स्ड करके नी एरिया को एक्सटेंड रखते हुए स्ट्राइप्स पर रेस्टिंग फेस में पुट करना लिथोटॉमी पोजीशन है। और इस पोजीशन के द्वारा फीमेल्स में इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स का असेसमेंट किया जा सकता है, विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज। अगर किसी पेशेंट के मसूड़ों में, गम्स में इन्फ्लामेशन आ जाए तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस या एडिनाइटिस? The right answer is option A. It is gingivitis. गम्स की इन्फ्लामेशन जिंजीवाइटिस के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोसाइटिस क्या है तो आप बताएंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। जीभ की सूजन ग्लोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। स्टोमेटाइटिस क्या है? स्टोमेटाइटिस को आप ओरल म्यूकोसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इस सिचुएशन के अंदर माउथ में सोर्स बन जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है। अगर किसी पेशेंट की ओरल कैविटी में, ओरल म्यूकोसा पर सोर्स फॉर्मेशन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, पेन हो, तो ये कंडीशन स्टोमेटाइटिस या ओरल म्यूकोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। लास्ट टर्म आता है एडिनाइटिस। एडिनाइटिस टर्म का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड। किसी भी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन का होना एडिनाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इन सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ अ लार्ज सर्जिकल इंसिजन. With medication does the nurse anticipate will be prescribed for this client? ICU में पेशेंट एडमिट है और उस पेशेंट में ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा घाव मौजूद है। इस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं, एंटीसिपेट करते हैं? विटामिन ए, साइनोकोवालामीन,
फाइटोनेडियोन या एस्कॉर्बिक एसिड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। पहले सिंपली आपसे पूछा जाता था कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी किस पर्पस से उपयोगी है, तो आप बताते थे कि विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये घाव भरने के लिए हेल्पफुल माना जाता है। साथ ही साथ ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन्स के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन के अंदर आयरन कंटेंट के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए उन्होंने ये दे दिया कि आपके हॉस्पिटल में आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट है जिसमें सर्जरी हुई थी और सर्जरी का घाव बहुत बड़ा है, लार्ज सर्जिकल इंसिजन है, तो इसे डॉक्टर क्या देगा? बड़ा घाव है तो इसे भरने के लिए विटामिन सी देगा, और विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल कहते हैं, मेनली ये आपकी आइज़ को हेल्दी रखने के लिए, अच्छे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। विटामिन ए कुछ हद तक हीलिंग प्रोसेस में रोल प्ले करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही दिए गए हों तो आप हमेशा विटामिन सी को प्रायोरिटी देंगे, और ये सभी खट्टे फलों में आपको देखने को मिलता है। साइनोकोबालामाइन, इसे आप विटामिन बी 12 के नाम से जानते हैं। ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के मैचुरेशन और फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ ये नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्टिवली फंक्शनिंग करवाता है। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया फाइटोनाडियोन जो है, इसे आप विटामिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन के को आप एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि लीवर में इस विटामिन के द्वारा ही क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करवाया जाता है। अगर विटामिन के नहीं हो तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर्स के अभाव में पेशेंट को लगी थोड़ी सी चोट एक्सेसिव ब्लीडिंग का कॉज बनेगी और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत में ब्लाइंडनेस के लिए सबसे बड़ा कारण कौन सा माना जाता है? ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्नियल पैथोलॉजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कैटरेक्ट। यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण भारत में क्या है, तो आप बताएंगे कैटरेक्ट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नियोनेट्स के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन नियोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ एनोरेक्सिया, weight loss, abdominal distension and abnormal stools. A diagnosis of malabsorption syndrome is made. What nursing action should the nurse implement to best meet this client's need? एक पेशेंट हॉस्पिटल में एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, वजन में कमी और पेट के डिस्टेंशन यानी पेट के फूले रहने की शिकायत के साथ और डायरिया की शिकायत के साथ हॉस्पिटल में आता है। इस पेशेंट में डायग्नोसिस के रूप में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखा जाता है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि इस पेशेंट के लिए बेस्ट माना जाएगा? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले पेशेंट के लिए बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, अलाउ द क्लाइंट टू ईट फूड प्रेफरेंस।
आप इस पेशेंट को जो वो खाना चाहता है उसे खाने की पूरी छूट देंगे। ऑप्शन 2, एनकरेज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड, आप इस पेशेंट को हाई प्रोटीन वाले फूड लेने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन 3, इंस्टीट्यूट आईवी थेरेपी टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स हाइड्रेशन, हम इस पेशेंट के हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आईवी थेरेपी कनेक्ट करेंगे। या फिर पेशेंट को नथिंग पर ओरल के स्टेटस पर रखेंगे क्योंकि खाना खाने के कारण इसे डायरिया हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, हम इस पेशेंट को हाई प्रोटीन फूड लेने के लिए कहेंगे। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर पेशेंट कुछ भी खाना खाता है तो वो इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और डायरिया के रूप में बॉडी द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर डायरिया की सिचुएशन जैसे ही करेक्ट होगी, हम इसे हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो फैट, ग्लूटीन फ्री सब्सटेंस खाने के लिए देंगे और इससे पेशेंट की बॉडी इम्प्रूव होगी। हाई प्रोटीन डाइट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन बॉडी के नए टिश्यूज़ के बिल्डअप और रिपेयर के लिए आवश्यक कंटेंट माना जाता है। अगर आप इस पेशेंट को जो कुछ भी वो खाना चाहता है उस फूड को सेलेक्ट करने की छूट दे देंगे तो पेशेंट हो सकता है वीट से बने सब्सटेंस सेलेक्ट करे जिसमें ग्लूटीन प्रोटीन होगा और वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 में हम पेशेंट को आईवी थेरेपी देकर उसका हाइड्रेशन इम्प्रूव करेंगे, जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन खाली हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना यहाँ सही नहीं माना जाएगा। पेशेंट को बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है जो कि आईवी थेरेपी नहीं दे सकती। पेशेंट में डायरिया है इसलिए आप उसे कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। अगर खाने के लिए नहीं दिया तो पेशेंट में वीकनेस हो सकती है। सबसे पहले हम डायरिया को करेक्ट करेंगे और फिर उसे जो भी फूड सब्सटेंस हेल्दी हैं खाने के लिए देंगे ताकि वो अपना न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नोन एज, विटामिन ए की कमी के कारण आई के कंजक्टिवा पार्ट की ड्राइनेस क्या कहलाती है? ज़ीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कीरेटोमलेशिया, कंजक्टिवाइटिस। The right answer is option A, it is called ज़ीरोफ्थैल्मिया। देखिएगा, अगर पेशेंट में ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई हो रहा है तो इसे हम ज़ीरोफ्थैल्मिया के नाम से जानते हैं और कीरेटोमलेशिया मीन्स होता है ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। इन दोनों ही शब्दों में माइन्यूट सा फ़र्क है और आपके लिए ये 1 नंबर दिलाने या कटवाने के लिए सफिशिएंट हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।